दोस्तों इस समय मिडिल ईस्ट में बहुत ही खुशी का माहौल है बिकॉज फाइनली इजराइल ने और लेबनान की गवर्नमेंट ने सीज फायर को अनाउंस कर दिया है। काफी लंबे समय से उनके बीच में फाइट चल रही थी, बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो गई, हजारों लोग चाहे वो इजराइल के हों चाहे वो लेबनान के हों डिस्प्लेस हो गए थे। तो फाइनली लोगों ने अपने घरों में आना यहाँ पे शुरू कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसी ही बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हेजबुल्ला के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि हेजबुल्ला बेसिकली है क्या, कब ये बना था, कौन इसको सपोर्ट करता है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, वो जानने की कोशिश करेंगे। ये जो कन्फ्लिक्ट पूरा है ना इस रीजन के अंदर, बेसिकली देखिए आज मेरा ज्यादा जो फोकस ना हमास के लिए नहीं रहेगा, हमास के साथ तो इजराइल का इशू अलग से चल ही रहा है। हम लोग फोकस करने वाले हैं हेजबुल्ला और इजराइल की फोर्सेस के बारे में, बिकॉज सीज फायर इनके बीच में हुआ है। तो इनकी थोड़ी कन्फ्लिक्ट के हिस्ट्री थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, इस रीजन के बारे में, इनकी रीजन पॉलिटिक्स किस तरह से काम करती है, और अभी सीज फायर हुआ क्यों है, किसकी वजह से हुआ है, किसने बीच में जो है वो यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन का काम किया है, ब्रोकरेज किसने किया है, ब्लू लाइन क्या होती है, इस तरह के सवाल यूपीएससी में बहुत सारे पूछे जाते हैं। गोलन हाइट्स क्या है, कहां पे एग्जिस्ट करती है, इसकी कहानी थोड़ा सा जानेंगे। उसके अलावा जो रेजोल्यूशन 1701 ये क्या है, क्योंकि इसके बेसिस पे ही सीज फायर किया गया है। और इस पूरे रीजन से यूपीएससी से ऑलरेडी 2-3 सवाल आ चुके हैं प्रीलिम्स में, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। तो इस वीडियो में आप मेरे साथ आखिर तक बने रहें, क्योंकि जो पूरा मिडिल ईस्ट वाला रीजन है ना, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे सवाल पूछता है, वो कोई सिटी, कोई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपसे सवाल पूछता है, तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। उसके अलावा जब हम लोग ग्लोबल पीस की बात करते हैं, उसके पर्सपेक्टिव से भी हमें ये टॉपिक जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहले बताता चल दो कि सीज फायर की कहानी थोड़ी सी क्या है। पहले तो थोड़ा सा आपको यही पता होना चाहिए कि सीज फायर एक्चुअली होता क्या है। सीज का मतलब होता है स्टॉप करना, पोज करना, और फायर मतलब जो गन फायर की हम लोग बेसिकली बात करते हैं। तो बेसिकली जो लड़ाई चलती है ना, उसको जब रोक लिया जाता है, दो पार्टीज के बीच में जब अग्रीमेंट होता है कि भाई देखो डिस्ट्रक्शन बहुत हो गया, बहुत लोग मर चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, अब इस मुद्दे को यहीं पे रोक देते हैं। अब देखिए सीज फायर का मतलब ये नहीं है कि भाई किसी की हार होगी किसी की जीत हो गई। और वैसे भी जब मॉडर्न वॉरफेयर की बात होती है तो यहाँ पे कोई क्लियर कट विनर नहीं होता, कोई क्लियर कट लूजर नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स देखे जाते हैं कि जिस कंट्री के बीच में आपस में लड़ाई चल रही है, क्या उनके ऑब्जेक्टिव फुलफिल हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे। तो 7 अक्टूबर लास्ट ईयर जब हमास ने इजराइल की टेरिटरी के अंदर घुस गए थे, 1200 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई थी, 250 से ज्यादा लोगों को किडनैप कर लिया था। उसके बाद लगातार इजराइल और हमास के बीच में इश्यूज चल रहे हैं। वहीं पे उसी समय हेजबुल्ला जो कि लेबनान के अंदर एक्टिव है, उन्होंने भी इजराइल के ऊपर हमले करना शुरू कर दिया था। तो पिछले लगभग 12-13 महीने से दोनों के बीच में ये लड़ाई चल रही थी। हजारों लोग डिस्प्लेस हो गए, बहुत सारे लोग यहाँ पे ओवरऑल मर भी चुके हैं अनफॉर्चुनेटली। तो फ्रांस और अमेरिका की अभी मीडिएशन के बाद में सीज फायर अनाउंस कर दिया गया है। तो बेसिकली जो सीज फायर है ना, इसको हम लोग बोल रहे हैं कि ये ट्रिपेटाइट है। ये ट्रिपेटाइट का मतलब क्या होता है, एग्जाम में यहां से भी सवाल आ चुका है। देखिए बाई जहां भी लिखा होता है ना बाई, तो बाई का मतलब होता है 2 और ट्राई का मतलब होता है 3। तो जब भी हम लोग ट्रिपेटाइट मैकेनिज्म की बात करते हैं, अग्रीमेंट की बात करते हैं, मतलब यहां पे कम से कम 3 पार्टी इन्वॉल्व है। तो इस ट्रिपेटाइट अग्रीमेंट के अंदर, इसके अंदर एक तो कौन है, इजरायली मिलिट्री, दूसरी पार्टी है लेबनान की जो आर्मी है, और तीसरी है यूनिफिल। यूनिफिल का मतलब है दोस्तों जो यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्सेस हैं लेबनान के अंदर, इनको यूनिफिल बोलते हैं। आपको पूरी जानकारी दूंगा इसके बारे में, पूरा मैप दिखाऊंगा आपको कहां पे यूनिफिल एक्टिव है, ब्लू लाइन कहां पे है, रिवर कहां पे है, बॉर्डर कहां पे है, सब कुछ आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। मेरे लिए थोड़ा सा आप आखिर तक बने रहें। तो प्रेसिडेंट बाइडेन, क्योंकि वही वैसे भी पद से जा ही रहे हैं प्रेसिडेंट बाइडेन, तो उन्होंने सोचा कि जाते जाते कोई भलाई का काम ही कर जाएं। और वैसे तो काफी लंबे समय से वो आपस में बातचीत करवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी फाइनली इजराइल के ऊपर उन्होंने थोड़ा सा प्रेशर बनाया, नेतन्याहू के ऊपर, और लेबनान तो पहले से चाहता था भाई सीज फायर हो, तो ये फाइनली उन्होंने सीज फायर को यहाँ पे अभी हो गया है। टेम्परेरी है फिलहाल, और अमेरिका का यह कहना है कि ये जो सीज फायर है ना फिलहाल टेम्परेरी है, लेकिन इसका जो नेचर है वो परमानेंट हो सकता है। ये सीज फायर आगे जो है काफी लंबे समय तक जा सकता है। तो इस पूरे सीज फायर के जो अग्रीमेंट है उसके अंदर लगभग 13 या 14 पॉइंट हैं, और अलग अलग से पॉइंट है। कुछ पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा अभी कौन कौन से पॉइंट हैं। इनके बेसिस पे दोनों पार्टीज ने फिलहाल यहाँ पे अग्रीमेंट किया है, लेकिन इजराइल ने साथ साथ ये भी कहा है कि उसके सारे ऑप्शंस खुले हैं। अगर हिजबुल्लाह इस सीज फायर को ब्रेक करता है, इसको वायलेट करता है, तो इजराइल उसी समय पे फोर्स का यूज करेगा। तो अब ये मत समझना कि हम लोग पीछे हट गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा इजराइल ने बिल्कुल साफ साफ कर दिया है। और ये जो पूरे का पूरा सीज फायर है ना, इसके पीछे जो लीगल बैकिंग है वो आती है रेजोल्यूशन 1701 से। ये 2006 के अंदर हुआ था,
यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है उसके अंदर हुआ था। इसकी कहानी भी थोड़ा आपको अलग से बताऊंगा। तो बेसिकली फिलहाल यहाँ पे हो चुका है सीज फायर। फिलहाल आप ये समझें सीज फायर हो चुका है, दोनों पार्टी ने यहाँ पे अग्रीमेंट कर लिया है। कंडीशन क्या क्या है थोड़ी उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे इसका आउटकम क्या होगा। बेसिकली देखिए कंडीशन तो सीधी सीधी है भाई। यहाँ पे कंडीशन सीधी सी बात यह है कि लेबनीज जो गवर्नमेंट है, अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट आपको मैं बताता चलता हूँ इससे पहले, ये जो सीज फायर हुआ है ना, ये इजरायली फोर्सेस और लेबनान की गवर्नमेंट के बीच में हुआ है। ये इजरायली फोर्सेस और हिजबुल्लाह के बीच में नहीं हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि सीज फायर का पहला अग्रीमेंट ये है, जो पहली कंडीशन है वो ये है कि लेबनीज जो गवर्नमेंट है, अब इसकी जिम्मेदारी है कि वो हिजबुल्लाह को प्रिवेंट करे। लेबनान की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बन गई है कि वो हिजबुल्लाह को रोके कि भाई तुम इजराइल के ऊपर अटैक मत करो। अगर उसको रोकने में सक्सेसफुल रहे तो इजराइल की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो किसी भी तरह का मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करेगा लेबनीज टारगेट्स को, चाहे वो सिविलियन हो चाहे मिलिट्री हो, उसके ऊपर अटैक नहीं करेगा। तो बेसिकली ये देखिए, ताली एक हाथ से तो नहीं बजती है भाई। अगर मैं हाथ बढ़ा रहा हूं तो आपको भी हाथ बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो सीज फायर होगा। तो एक तो ये दो कंडीशन उन्होंने यहां पे रख दी हैं। दूसरी बात, हिजबुल्लाह उस रीजन के अंदर काफी एक्टिव था। बेसिकली इस रीजन की मैं बात कर रहा हूं, ये जो आपको पिंक कलर का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसके नीचे इजराइल है और इसके ऊपर जो है वो लेबनान है। और ये बीच में जो पूरी जगह पिंक जो लाइन है, ठीक है, यहां पे हिजबुल्लाह काफी हद तक एक्टिव रहता है। तो जब यहां पे वो एक्टिव रहता है ना, तो यहां से वो इजराइल के ऊपर लगातार अटैक करता रहता है। तो पिछले कई सालों में इस पिंक रीजन के अंदर, मतलब जो इजराइल के साथ बॉर्डर टच करता है, हिजबुल्लाह ने अपना काफी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है, खासकर अंडरग्राउंड। तो बहुत सारी केव्स हैं, स्टोरेज है, जहां पे वेपन वगैरह रखे जाते हैं, जो सैटेलाइट से दिखाई भी नहीं देता है। वो अंडरग्राउंड बहुत सारी टनल्स बना रखी हैं। अभी लेबनीज गवर्नमेंट की यह जिम्मेदारी है कि वो इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को वहां पे क्या करे, डिसमेंटल करे। ठीक है, डिसमेंटल करेगी और किसी भी हालत में वहां पे हिजबुल्लाह को आने से रोकेगी। एक तो उन्होंने ये कहा, जब यहां से हिजबुल्लाह हट जाएगा और इजरायली फोर्सेस ने यहां पे जो ऑक्यूपेशन किया हुआ है, वो इजरायली फोर्सेस पीछे हट जाएंगी, तो फिर बीच में क्या होगा, यूनाइटेड नेशन की जो पीस कीपिंग फोर्सेस है ना, वो फिर बीच में यहां पे एक्टिव रहेंगी, जो पीस को मेंटेन करेंगी। तो बेसिकली होने वाला क्या है, देखिए यहां पे ये एक जगह है, ये एक बेसिकली रिवर है जिसे बोलते हैं लितानी रिवर। आपको ध्यान रखना है, लोकेशन प्रीलिम्स में एग्जाम में आपसे पूछेगा, लितानी रिवर याद रखना है। और ये जो बॉर्डर आपको नजर आ रहा है यहां पे, इसे आप कई बार ना लोग ब्लू लाइन भी बोलते हैं। ब्लू लाइन वाला पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको अलग से बताऊंगा क्या है। ब्लू लाइन और लेतानी रिवर के बीच में लगभग 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यहां पे पहले हिजबुल्लाह आ गया था, हिजबुल्लाह के लड़ाके जो थे वो यहां से अटैक किया करते थे इजराइल के ऊपर। बाद में जब इजराइल ने ऑफेंसिव किया तो इस कुछ हिस्सों को जो है इजराइल ने ऑक्यूपाई कर लिया। सीजफायर ये कहता है कि भैया 60 दिन का समय, विद इन 60 डेज इजरायली फोर्सेस जो है वो यहां से वापिस इजराइल के अंदर आएंगी। तो मतलब उन्होंने जो भी एरिया को कैप्चर किया हुआ है ना, वो वापिस कर देंगी लेबनान को कि भैया आप वापिस जाइए। और उसी समय लेबनीज जो मिलिट्री है वो यहां से पीछे हटेगी, और जो हिजबुल्लाह है वो यहां से लेतानी रिवर से पीछे हटेगा। वो ये नहीं कह रहे कि हिजबुल्लाह को खत्म कर दो, नहीं नहीं, हिजबुल्लाह तो एग्जिस्ट कर ही रहा है ना। देखिए हिजबुल्लाह सिर्फ एक आर्म्ड फोर्सेस नहीं है, हिजबुल्लाह एक पॉलिटिकल फोर्स भी है। तो हिजबुल्लाह को लितानी रिवर से पीछे जाना पड़ेगा। तो ये जो बीच वाला एरिया है ना, इसको एज अ बफर जोन मेंटेन करना है बेसिकली। तो ये कुछ कंडीशन इन्होंने यहां पे बात कही है। ये सारे का सारा जो सीजफायर अग्रीमेंट हुआ है ना, ये हुआ है अंडर द रेजोल्यूशन ऑफ 1701। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक रेजोल्यूशन है जो कि 2006 के अंदर हुआ था। उसके बेसिस पे हम लोगों ने ये एग्रीमेंट यहां पे किया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई जो दोनों कंट्री है ना, मतलब हिजबुल्लाह है और इजराइल है, उनके बीच में यहां पे हॉस्टिलिटीज, जो दुश्मनी है, उसको खत्म करना है। पहला काम तो ये हो गया। उसके अलावा इजरायली बॉर्डर और लेबनान के बॉर्डर के बीच में एक बफर जोन क्रिएट करना है। और ये बफर जोन ऐसा रहेगा जहां पर यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्सेस होंगी और यहां पे कोई भी मिलिट्री एक्टिविटी नहीं हो सकती है, ये इन्होंने कहा। दूसरा, जो ब्लू लाइन है, ठीक है, ब्लू लाइन से पीछे साउथ की तरफ इजरायली फोर्सेस हटेंगी और ब्लू लाइन के बाद में यहां पे बफर जोन बनाया जाएगा। और जो गोलन हाइट्स है, फिलहाल हालांकि इस अग्रीमेंट के अंदर गोलन हाइट की ज्यादा बात नहीं हुई है, बट मैं आपको बताऊंगा गोलन हाइट क्या होता है। और इन्होंने ये कहा है कि जो गोलन हाइट है, यहां पे जो इजरायली फोर्सेस हैं वो भी पीछे हटेंगी। हालांकि ये सीज फायर का पार्ट नहीं है, लेकिन ये रेजोल्यूशन 1701 का पार्ट हुआ करता था। इसके पीछे की अगर थोड़ी कहानी आपको मैं बताऊं ना, आपको कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा बेसिकली इसके लिए। 1975 से लेकर लगभग 1990 तक
लेबनान के अंदर एक सिविल वॉर चल रहा था, ठीक है। वहाँ की जो क्रिश्चियन एक मिलिट्री बन गई थी उनके बीच में, और जो वहाँ पे पैलेस्टीनियंस हैं, जो अरब्स हैं, उनके बीच में एक सिविल वॉर 15 सालों तक चलता रहा। इस बीच में क्या हुआ, जो क्रिश्चियन फोर्सेस थी उनको इजराइल सपोर्ट कर रहा था, और 1982 के अंदर इजराइल ने लेबनान के ऊपर अटैक कर दिया और इजरायली फोर्सेस बैरूत तक घुस गई। बैरूत समझते हो, जो लेबनान की कैपिटल है, वहां तक चली गई। थोड़े समय तक यहाँ पे जो है ऑक्यूपेशन रहा, फिर इजरायली फोर्सेस थोड़ा सा वापिस आ गई, और फाइनली लेबनान से 2000 में 2000 में लेबनान जो इजरायली फोर्सेस थी वो लेबनान से पूरी तरह वापिस आ गई। तो 2000 के अंदर क्या हुआ, जब इजरायली फोर्सेस ने वहां से विड्रॉ कर लिया, तो यूनाइटेड नेशन ने वहां पे एक लाइन क्रिएट की, एक बॉर्डर क्रिएट किया, जिसको हम लोग ब्लू लाइन कहते हैं। यही वो ब्लू लाइन है जिसके बारे में एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब सवाल यह है कि साहब, क्या यहां पे जो ब्लू लाइन है ना, क्या ये बॉर्डर है? नहीं, ये बॉर्डर नहीं है, ये ऑफिशियली अग्रीड बॉर्डर नहीं है। ये सिर्फ वो लाइन है जहां से ट्रूप्स ने विदड्रॉ किया है। 2000 में यहां से ट्रूप्स ने विदड्रॉ किया था, इजरायली ट्रूप्स ने। लेकिन सवाल यहां तक नहीं खड़ा होता है। 2006 के अंदर बाद में क्या हुआ, हिजबुल्लाह ने कुछ इजरायली सोल्जर्स को मार दिया और कुछ लोगों को किडनैप कर लिया, और 2006 के अंदर दोबारा से इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में इश्यूज हुए, काफी सारे लोग वहां पे मारे भी गए, और फाइनली फिर 2006 के अंदर अग्रीमेंट हुआ जिसे हम लोग कहते हैं रेजोल्यूशन 1701। तो ब्लू लाइन एक बॉर्डर नहीं है, ये वो लाइन है जहां से ट्रुप्स ने विड्रॉ किया था। ये बात मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएगा। अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं भाई यहां पे दूसरी चीजें क्या हैं। एक ये थोड़ा एरिया देखिए जरा आप, यहां पे इसको कहा जाता है गोलन हाइट्स, और ये है यहां पे सीरिया। गोलन हाइट पहले सीरिया का पार्ट हुआ करता था। 1967 के अंदर जब 6 डे वॉर हुआ, उस समय इजराइल ने गोलन हाइट को सीरिया से अनेक्स कर लिया, उसको छीन लिया, और आज तक गोलन हाइट इजराइल के कंट्रोल में है। और गोलन हाइट के अंदर कुछ ऐसी हिल्स पड़ते हैं जिसे गोलन हिल्स बोलते हैं। यहां से पूरी तरह इजराइल के ऊपर, सीरिया के ऊपर भी नजर रखी जा सकती है और लेबनान के ऊपर भी नजर रखी जा सकती है। अब यहां पे कुछ जगह हैं, कुछ दिखा देता हूं आपको मैं। देखिए यहां पे एक जगह है जिसे कहा जाता है शेबा फार्म। ये एक जगह है जिसे कहा जाता है शेबा फार्म, आप देख भी सकते हो। ये है एक जगह जिसे बोलते हैं गजा, बेसिकली एक गांव है, गजा नाम है इसका, और एक दो चीजें यहां पे और हैं। इनको लेके हमेशा से लेबनान, सीरिया और इजराइल के बीच में डिस्प्यूट रहता है। लेबनान कहता है कि ये मेरा पार्ट है, हालांकि हिजबुल्लाह कहता है कि मेरा पार्ट है। सीरिया कहता है ये मेरा पार्ट है, इजराइल कहता है कि ये मेरा पार्ट है, हालांकि इजराइल का पार्ट तो है ही नहीं, क्योंकि उसने तो इलीगल तरीके से ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो 1967 से पहले भी इजराइल और लेबनान के बीच में इन जगह को लेकर इशू चलता था, जो आज भी लगभग यहाँ पे चल रहा है। गोलन हाइट के बारे में एक दो पॉइंट आपको एक्स्ट्रा बता देता हूं क्या है। गोलन हाइट एक प्लेटू है, जैसे कि मैंने आपको बताया, 6 डे वॉर के अंदर कैप्चर कर लिया गया था। गोलन हाइट पड़ता है बिटवीन जॉर्डन एंड लेबनान। इंटरनेशनल कम्युनिटी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का यह कहना है कि इजराइल ने गोलन हाइट को इलीगल तरीके से कैप्चर किया हुआ है। एक पॉइंट आपको यहां पे एक्स्ट्रा बता देता हूं, यहां पे कुछ अरब लोग रहते हैं जिन्हें बोला जाता है ड्रूज। 1967 से पहले ये सीरिया का पार्ट हुआ करते थे। जब 67 के अंदर गोलन हाइट को कैप्चर कर लिया गया, तो इजराइल ने यह कहा कि भैया अब तो ये मेरी टेरिटरी है, आप मेरे सिटीजन बन जाइए। लेकिन उस समय इन्होंने इजराइल की सिटीजनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया था, और इवन आज तक भी नहीं किया है। बहुत सारे ड्रूज लोग आपको सीरिया में, लेबनान में देखने को मिलेंगे। तो ये बेसिकली इस्लाम को फॉलो करते हैं और अपने आप को सीरियन मानते हैं। ये भी एग्जाम में आपसे इस तरह से यहां से सवाल पूछा जा सकता है। लगभग 20,000 जो है ड्रूज, जो अरब लोग हैं, वो गोलन हाइट के अंदर रहते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट आपको ये पता होना चाहिए था। उसके अलावा अब ये जब हम लोग इस सारे मुद्दे के ऊपर बात कर रहे हैं, तो एक तो जो सबसे बड़ा एक्टर यहाँ पे है वो है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह और लेबनान की जो गवर्नमेंट है, उनके बीच में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटी है। देखिए, आपको मैंने पहले ही बताया कि 1982 के अंदर इजराइल ने लेबनान के ऊपर अटैक किया था। वो बैरूत तक चले गए थे, मतलब लेबनान की कैपिटल तक चले गए थे। उस समय ईरान की सपोर्ट से 1980s के टाइम पे ईरान की सपोर्ट से कुछ शिया मिलिटेंट जो लेबनान के अंदर थे, उनको सपोर्ट किया ईरान ने, और एक नया ग्रुप बनाया जिसे कहा जाता है हिजबुल्लाह। तो ये शिया मुस्लिम्स की एक ग्रुप है। शुरुआत में ये पॉलिटिकल नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ बेसिकली आर्म्ड फोर्सेस थी,
ठीक है, मिलिटेंट्स थे कह सकते हो आप एक तरह से। बाद में पॉलिटिक्स में भी आए और आज के समय लेबनान के अंदर काफ़ी पॉलिटिक्स में भी एक्टिव हैं। मतलब ये लेबनान गवर्नमेंट को काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं। हालांकि जो नेटो है या वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो हिजबुल्लाह को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानती हैं, लेकिन लेबनान की पॉलिटिक्स में इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। एक तो आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए 1980s के अंदर इसको बनाया गया था, जब उस समय सिविल वॉर जो है लेबनान के अंदर चल रहा था। आज के समय में हिजबुल्लाह एक काफ़ी पावरफुल आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसा कहा जाता है कि हिजबुल्लाह के पास 2 लाख से ज़्यादा रॉकेट्स हैं, मिसाइल्स हैं। पहले तो ये माना जाता था कि ये शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हिजबुल्लाह के पास ऐसी मिसाइल हैं जो लगभग पूरे इज़राइल को कवर कर सकती हैं, जिनकी रेंज 250 से 300 किलोमीटर तक हो सकती है। पहले ऐसा माना जाता था कि हिजबुल्लाह के पास जो वेपन्स है ना, वो शॉर्ट डिस्टेंस है और बहुत लीथल नहीं है। लेकिन अभी रिसेंटली ये पता चला है भाई, हिजबुल्लाह के पास एंटी टैंक मिसाइल तक भी हैं, जो कि इजराइल के टैंकों को मिनटों में धूल चटा देते हैं। ऐसा भी वीडियो सामने आ रहे हैं। तो काफ़ी पावरफुल एक बॉडी है, इसमें तो कोई डाउट किसी तरह का है नहीं। काफ़ी हैवीली आर्म्ड भी हैं और हज़ारों की संख्या में हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर रॉकेट लॉन्च भी किए हैं। हालांकि उनमें से जो 90% को इंटरसेप्ट कर लिया गया था इजराइल के द्वारा, लेकिन जो 10% थे ना, उन्होंने तो इजराइल के अंदर काफ़ी डैमेज किया है और काफ़ी सारे इजरायली जो सोल्जर्स हैं, सिविलियंस हैं, उनकी भी डेथ हुई है। हालांकि इजराइल ने जवाब दिया है यहाँ पे, लेकिन कहने का मतलब यह है कि हिजबुल्लाह उतना वीक नहीं है जितना यूजली लोग इसके बारे में सोचते हैं। तो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आपको ये पता होना चाहिए। अब देखिए जरा, यहाँ पे 2 फ्रंट पे लड़ाई हो रही है ना। एक फ्रंट है आपका इजराइल और लेबनान, ठीक है, जो लेबनान में हिजबुल्लाह है। दूसरा फ्रंट है इजराइल और गाजा। गाजा के अंदर जो है हमास है जो एक्टिव है, और लेबनान के अंदर है हिजबुल्लाह जो कि वहां पे एक्टिव है। ठीक है, अब देखिए, सीज फायर जो है वो लेबनान टेरिटरी और इजराइल की टेरिटरी के बीच में हुआ है फिलहाल। हमास के साथ फिलहाल सीज फायर का कोई खास चांस नजर नहीं आता है। इजराइल ने सीधा सीधा कहा है कि जब तक मेरी होस्टेज को आप लोग वापस नहीं करोगे, ठीक है, और जब तक अपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म नहीं करोगे, तो मैं तुमसे सीज फायर नहीं करूंगा। अब तक इजराइल और हमास की लड़ाई के बीच में 40,000 से ज्यादा पैलेस्टीनियंस की डेथ हो चुकी है और कई हजार इजरायली सिविलियंस और सोल्जर्स की भी डेथ हो चुकी है। तो काफी डेडली फाइट इस समय वहां पे चल रही है, बहुत अनफॉर्चुनेटली। लेकिन क्या इजराइल और हिजबुल्लाह के सीज फायर का फर्क हमास के ऊपर पड़ेगा, इसके बारे में कोई भी गारंटी से हम लोग कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, जब सीज फायर की बात चली है तो शायद कुछ ना कुछ वहां पे पीस कायम होने के चांसेस अभी बढ़ गए हैं। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि जो मिस्टर बाइडेन है, जाते जाते उन्होंने एक अच्छा काम बेसिकली ये कर दिया है। और क्योंकि अभी ट्रंप भाई साहब आने वाले हैं, तो ट्रंप तो पूरी तरह से इजराइल को मतलब एकदम पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं, और ट्रंप को सीज फायर वगैरह में कोई खास इंटरेस्ट है भी नहीं फिलहाल इजराइल को लेके। हालांकि यूक्रेन को लेके ट्रंप एक अलग तरह का बयान देते हैं कि मैं 24 घंटे के अंदर खत्म करवा दूंगा। वो एक अलग मुद्दा है जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात भी कर चुके हैं पिछली वीडियो में। बट एनीवेज, लेट्स होप कि ये पीस जो है वो कायम रहे और हमास के साथ भी जो है थोड़ा वो पीसफुल माहौल बने। तो इस टॉपिक में इतना ही करना था। लेकिन यहाँ ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्जाम में यहाँ से बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, चाहे वो लोकेशन बेस्ड हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन का हो, किसी तरह का सवाल यहाँ पे आ सकता है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो गोलन हाइट को लेकर तो सीधा ही सवाल पूछा था एग्जाम में कि भाई गोलन हाइट जो है वो न्यूज में है, गोलन हाइट क्या है। ठीक है, आपको अभी आसान लग रहा होगा ये क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना तो बड़े डिफिकल्ट लगते हैं। तो ये गोलन हाइट से सीधा सीधा क्वेश्चन आया। लेवांट से यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आया है। लेवांट भी एक रीजन है जो कि मिडिल ईस्ट के अंदर पाया जाता है, तो ये थोड़ा कभी बाद में बात करेंगे किसी और टॉपिक के बारे में। उसके अलावा मेडिटेरेनियन सी, इसको लेके भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि कौन कौन सी कंट्री है जो मेडिटेरेनियन सी को बॉर्डर करती हैं। तो डिफरेंट तरह के सवाल जो है आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने कई सारे टर्म्स को देखा, जिसमें हम लोगों ने देखा भाई यहाँ पे गोलन हाइट क्या है, ड्रूज क्या है, ब्लू लाइन क्या है, हिजबुल्लाह क्या है, गोलन हाइट क्या है। तो छोटी छोटी ये टर्म्स होती है ना, एग्जाम में यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन प्रीलिम्स में आपसे सीधा सीधा आ सकता है, और मेंस में भी आप बहुत सारे एग्जांपल जो हैं इसके रिगार्डिंग दे सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही हम लोग यहीं पे एंड करने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो ठीक ठाक लगा होगा। अगर वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबके पास अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और इस तरह की वीडियो अगर आप चाहते हो फ्यूचर में तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।